ओह व्हाट्सअप आज स्प्रिंग बोर्ड टेस्ट आज के दिन पे खत्म हुआ और दो लवली लोग फिर से एनालिसिस करने बैठ गए हैं। भाई कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता, लगता कैसा है भाई तेरे को कि यहाँ मैच खत्म होता है और यहाँ हर्षा भोगले और संजय मांजरेकर की तरह मैं हर्षा भोगले की तरह बैठ जाते हैं अपने, क्या थॉट्स? नहीं, नहीं भाई तू मैं समझ गया कि तू पहले अपने आप को संजय मांजरेकर क्यों ना बोल के गाली खाने से बचना चाहता है। पर ठीक है भाई, मेरी तो आदत है, चलेगा। मेरी ये हालत है ना भाई, देख कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट था मैच हारने के बाद कि मैं थोड़ा मस्त ऐसे और बिरयानी विरयानी ऑर्डर करके खाया और एक बढ़िया सा ऐसे नैप ले लिया मैंने। अब मैं भूल चुका हूँ कि आज क्या हुआ। आज बस मेरे को सिर्फ एक इंडियन टीम के बारे में पता है जो 122 रन से एक ओडीआई मैच हारी है, दूसरी वाली के बारे में भूल चुका हूँ। मैं तो भाई बहुत सिंपल था, मेरे को तो कल से आइडिया आ गया था, सुबह मैं खेलने गया था, तो क्या ही बोलूँ आज का दिन थोड़ा ऐसे ही गया है। तो भाई चल छोड़ फालतू की बातें छोड़ते हैं, आज सीधा अपने स्टार्ट करते हैं। आज का पिंक बॉल टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच खत्म हुआ है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पिंक बॉल टेस्ट मैच के ऊपर है। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। और देखो हम लोग जब अगर कुछ और बात नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चीज़ें देख नहीं रहे, ठीक है? हमको ऐसा लगता है कि सबको एक जोड़ में जोड़ के बनाने का कोई मतलब नहीं। दूसरा एक और चीज़ मैं जस्ट एड्रेस कर देना चाहता था कि भाई मेरे को बहुत सारे इस टाइप के कमेंट, डीएम वगैरह आए जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कोई ऐसे स्टैट नाज़ी टाइप है कि हम लोग क्रिकेट देखते ही नहीं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ है ना ऐसे गीक्स की तरह एक्सेल शीट पे क्रिकेट देखते हैं और उसी पे अपना क्या कहते हैं रिज़ल्ट बता देते हैं। देखो भाई चीज़ें समझो, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देते हैं और उसमें एक ओपिनियन बनाते हैं। कुछ देख के हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और अपनी ओपिनियन और अपने ऑब्जर्वेशन को बैक करने के लिए डेटा देते हैं। ना कि पहले डेटा देते हैं और उसके हिसाब से ओपिनियन बना रहे हैं। अपने ओपिनियन को वैलिडेट करने के लिए डेटा दे रहे हैं। अ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो एक एक्चुअली में हमारा अच्छा पॉइंट है उसको लोग इस तरह से कैसे, मतलब क्यों लोग इस तरह से उस चीज़ को बात कर सकते हैं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता था अगर किसी के दिमाग में इस टाइप की चीज़ आए। क्योंकि भाई इन जनरल सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हवा में खाली बातें नहीं ठोकनी चाहिए। अगर तुम कुछ बात बोल रहे हो तो उसको बैक करना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ों से। बट उसको हटाते भाई, आज सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लेइंग 11 एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि अपने थोड़ा कुछ पॉजिटिव नोट में स्टार्ट करेंगे सेकंड टेस्ट मैच, लेकिन अपैरेंटली कुछ पॉजिटिव है नहीं सेकंड टेस्ट मैच में। एंड जो फर्स्ट टेस्ट में मुझे सबसे बड़ा डर था कि कुछ ऐसा होगा, वो एक्चुअली में सेकंड टेस्ट मैच में हो गया है। तो हम रोज सबसे पहले प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। कुछ मेजर चेंजेस ये थे कि भाई रोहित शर्मा जुरैल की जगह आया, शुभमन गिल आया पडिक्कल की जगह, ऑब्वियस चेंजेस थे। लेकिन जो सबसे मतलब मेरे लिए थोड़ा अलग था वो था कि वॉशिंगटन सुंदर को प्रॉपर ड्रॉप करके अश्विन को लाया। अब मेरे को इसका समझ नहीं आया, क्योंकि भाई वो दिन अब चले गए कि जहाँ पर लोग है ना प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बताएं कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, सही है गलत है, मेरे हिसाब से तो अश्विन खेलना ही चाहिए था, लेकिन तुमने क्यों ड्रॉप किया कुछ तो कारण होना चाहिए था। और आकाशदीप वगैरह अभी भी नहीं खेल रहे, तो तेरे हिसाब से प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशन पे अपने इन डेप्थ बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल जाएंगे। तेरे हिसाब से तू कितना खुश था प्लेइंग 11 से और स्पेशली जो कॉम्बिनेशन खेला है, कॉम्बिनेशन एज इन जिस पोजीशन पे जो लोग आए? पहले तो यार मैं प्लेइंग 11 की स्पेसिफिकली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी हर्षित राणा को फिर से देख के खुश नहीं था। भले उसने लास्ट मैच में हेड का विकेट लिया था और उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो क्रिकेट बहुत टाइम से फ़ॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हर्षित राणा इज़ स्टिल वेरी अंडरकुक्ड फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। सिर्फ़ 9-10 फर्स्ट क्लास मैचेज़ का एक्सपीरियंस है उसके पास। वहीं उसकी जगह एक प्रॉपर फ़ास्ट बॉलर जो आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता था, वो रैंक्स में बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कुछ इंजरी है और वो मुझे पता नहीं, मुझे स्किल सेट वाइज़ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ हर्षित राणा हमको प्रोवाइड कर रहा है जो आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं कह ऑन पेपर ऐसा इनका मानना है कि हर्षित राणा इज अ बेटर बैटर। देख, डक तो कोई भी स्कोर कर सकता है, मुझे डक से प्रॉब्लम नहीं है, हर्षित राणा डक्स पे गया, लेकिन द वे ही इज गेटिंग आउट। अब 20-40 की एवरेज इंडिया के सब कॉन्टिनेंट रणजी मैचेस में, वो भी 9-10 मैचेस में स्कोर करना और ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर करना डिफरेंट है। बट ये उनका लॉजिक है जो मैं तेको बताना चाहता हूँ। कंटिन्यू करो, सॉरी कट किया। पर यार अब तू सोच यार कि तुम अपने थर्ड पेसर को भी इसलिए खिला रहे हो कि वो बैटिंग कर सके, मतलब तुम अपनी बैटिंग पे कितने ज़्यादा वो मतलब भरोसा नहीं दिखा रहे हो। तो जब तुम्हारी बैटिंग इतनी वीक है, तो भाई फिर तो तुमको अपनी बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या बॉलिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि भाई जब हमारी बैटिंग नहीं रन बना सकती तो कम से कम हम बॉलिंग से तो सामने वालों को जल्दी आउट कर सकें। यहाँ पे तो जो चीज़
नहीं होनी चाहिए वो हो रही है कि तुम कवर करने के लिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब अगर यही चलता रहा तो एक टाइम पे हम ऐसा देखेंगे क्या कि 3 बॉलर खेल रहे हैं और 8 बैट्समैन खेल रहे हैं और मतलब वो 8 में से कोई एक ऑलराउंडर है तो 4 बॉलर करके ये लोग में ओवर्स निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ तो वही हो रहा है ब्रो। वही है ना, नीतीश कुमार रेड्डी इज़ नॉट अ बॉलिंग। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 मैच मिला के 8 शायद 11 ओवर्स डाले 400 में से। तो टेक्निकली तो अपने 4 बॉलर्स के साथ ही खेल रहे हैं, जिसमें से एक हर्षित राणा है और एक अश्विन है, जो अश्विन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल कंडीशन नहीं है, फिर भी सही डाला वो। तो एक्चुअली में वो हो रहा है, जो तू बोल रहा है वो एक्चुअली में हो रहा है। वो एक्चुअली में तो यार ये क्या शो कर रहा है कि जो जो कंट्री एक टाइम पे एकदम बैटिंग के लिए जानी जाती थी कि भाई हमारे पास एक से एक स्टार बैट्समैन है, वो आज अपनी बैटिंग को लेके स्ट्रगल कर रही है, ठीक है? तो ये पता नहीं बहुत खराब सा मैसेज मेरे को लग रहा है और मैं सच में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि मेरे को हर्षित राणा की बॉलिंग से कोई इश्यू नहीं है भाई, वो मेरे को उम्मीद ही थी कि जो होना है वो ही हुआ, ठीक है? मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। मेरा ये है कि भाई हर्षित राणा का सिलेक्शन ही क्यों हुआ? मैं 11 में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो टीम में ही बोल रहा हूँ कि हर्षित राणा का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। बाकी जो भी बैटिंग का भी जो भी सिनेरियो था, उस पे अगर आऊँ तो पर्सनली यार किसी का कुछ भी ओपिनियन हो सकता है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहते या ये वो जो भी है। हम केएल राहुल ने ओपनिंग में अच्छा कर दिया ऑस्ट्रेलिया में तो हम एक मैच में तो हम उसके साथ स्टिक करना चाहते हैं। तो कल को अगर मान लो विराट कोहली इंजर्ड हो गया और नंबर 4 पे मान लो केएल राहुल अच्छा खेल गया, तो तुम क्या करोगे? विराट कोहली का नंबर 4 के छीन लोगे क्या उससे? तो ये सब जो भी लॉजिक्स होते हैं जो इधर-उधर से फैन्स या भाई बहुत ज़्यादा जो ब्लाइंड फैन डाई हार्ड फैन्स जो लॉजिक्स देते हैं ना सोशल मीडिया पे वो मेरे को समझ नहीं आते। और जो चीज़ मुझे लॉजिकली सेट नहीं बैठती मैं उससे एग्री नहीं करता। तो मेरे को बैटिंग कॉम्बिनेशन जो बैटिंग नंबर्स थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हाँ, तो एक चीज़ से जो एक तूने एक्चुअली काफ़ी सही बात बोली, जो हर्षित राणा वाला पॉइंट है ना, एक्चुअली में अपने ने इसको पिछले 2 से 3 पॉडकास्ट में कवर कर चुके हैं। रिपीट नहीं लगेगा लोगों को जो एक्चुअली में देख रहा है। लेकिन जो तूने फैन्स वाली बात करी ना, लॉजिक की बात करी, भाई फैन्स का आज का टाइम में इतना वियर्ड है ना, मैंने एक रील डाला था जिसमें मैंने बताया था कि गौतम गंभीर लैक्स विजन वाला है और उसमें कैसा था, केएल राहुल खराब खेला, लोगों ने दबा के गाली दी। हर्षित राणा केएल राहुल अच्छा खेला और हर्षित राणा अच्छा खेला, लोगों ने दबा के गाली दी। जैसे ही केएल राहुल खराब खेला, उसी वीडियो में अब लोग तारीफ कर रहे हैं। द पॉइंट माय बीइंग इज़, मेरे को गालियाँ या तारीफ से प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग कितने ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जी रहे हैं भाई। जस्ट लास्ट मैच में जो हुआ बस वही उनका आज का सत्य है। मतलब एक लॉन्ग टर्म एक कोहेसिव प्लानिंग या कोहेसिव क्रिकेट को लोग भूल चुके हैं। अगर आज के दिन में नीतीश कुमार रेड्डी 40 रन मार रहा है तो बेस्ट बैटर हो गया। कल को अगर जाके बुमराह लगातार 3 मैच खराब खेलेगा तो शर्म कर ले, बुमराह ट्रेंड होगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई ये सब सोशल मीडिया पे या इन सब में पब्लिक में चलने दो, कोई फ़र्क नहीं। टीम इंडिया में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है फ़र्क पड़ रहा है। प्लेइंग 11 पे तो मैं स्ट्रेट अप बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से हर्षित, बीइंग अ केकेआर फैन, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से हर्षित राणा का बनता ही नहीं है। तुम्हारे पास मतलब हमारे पास बॉलर्स ना हो और तब हम इस टाइप की मैच खेले तब मैं समझ रहा हूँ। हमारे पास बॉलर्स बैठे हैं। अरे मतलब जडेजा, भाई जडेजा आज के टाइम में नंबर 1 रैंक्ड ऑलराउंडर है। टॉप 10 बॉलिंग रैंकिंग में आता है। मेरे को याद नहीं लास्ट उसकी कौन-सी सीरीज़ खराब गई थी। इनफैक्ट जो लोग न्यूज़ीलैंड की बात कर रहे हैं, न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था एंड इनफैक्ट इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भी था वो। तो भाई जडेजा जैसे बंदे को तुम क्या बोल के बाहर बैठा रहे हो? क्यों बोल के बाहर बैठा रहे हो? अब हर्षित राणा, मैं उसको क्या क्रिटिसाइज़ करूँ यार? जिस बंदे ने 8-9 फर्स्ट क्लास गेम खेले हो, उसको मैं क्या बोलूँ? नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग नहीं कर रहा है, मैं उसको क्या बोलूँ? 15-20 मैचेज़ है। अब कॉम्बिनेशन पे स्पेसिफिकली आते हैं। रोहित शर्मा ने एक मिनट में यहाँ पे एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, ये आ रहे थे कि हर्षित राणा को हम बाउंसर बैराज के लिए खिला रहे हैं कि वो शॉर्ट बॉलिंग करवाएँगे। यार मैंने तो पूरे-पूरे टेस्ट मैच देखा, हाइलाइट देखी, मुझे तो कहीं पे बाउंसर बैराज कुछ ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। क्या मतलब है भाई? और मैं तो सच बताऊँगा मेरे को हर्षित राणा से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे। मेरे को दुःख है कि आकाशदीप नहीं खेला क्योंकि आकाशदीप की मेरे को जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसकी पेस बहुत कंसिस्टेंट रहती है, ड्रॉप नहीं होती। तो शायद वो एक बेटर कैंडिडेट हो सकता था बाउंसर्स के लिए। और ये चीज़ ठाकुर ने लास्ट टेस्ट मैच में भी बोली थी, जब हम लोग जीते थे, जब एक्चुअली में अगर हम लोग सिंपली चाहते इंडिया की तारीफ करके चुप हो जाते, अच्छे खासा हम लोगों को लोग ताली बजाते, लेकिन तब भी हमने एक्चुअली में सॉल्ट जो दिखा वो बोला। लेकिन मैं कॉम्बिनेशन में आना चाहता हूँ। अब रोहित शर्मा ने ये मेरे को जो सबसे बैफलिंग था, रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं घर पे बैठ के केएल राहुल की बैटिंग देख रहा था और केएल राहुल ने इतना अच्छा खेला तो मैं उस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता। भाई क्या कहना चाहता है रोहित शर्मा? वो ये कहना चाहता है कि केएल राहुल ने मुझसे बेटर खेला और मैं ये चीज़ नहीं खेल सकता, या फिर रोहित शर्मा को कोई ये चीज़ बोल रहा है? क्योंकि मेरे भाई आके तो इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी जिसमें विराट कोहली नहीं खेला था, तो नंबर 4 पे आके नंबर 4-5 पे आके शायद ध्रुव जुरैल वगैरह खेले थे, वो भी तो अच्छा खेले थे। अगर यही पूरा पॉइंट है कि लास्ट टेस्ट मैच में कौन अच्छा खेला, कौन खराब खेला, तो वाशिंगटन सुंदर क्यों हट रहा है? उसने तो कुछ अच्छा या कुछ खराब किया ही नहीं था। पूरा पॉइंट क्या है तुम्हारा? तुम कैसे जडेजा आज तक कंटिन्यूअसली हर चीज़ वो अच्छा करता हुआ रहता है, तो ये सीरीज़ में क्यों नहीं खेल रहा है?
मेरे को आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ भी जो भी तुम्हारा डिसीजन है तुम लो डिसीजन हमेशा उसके साथ या अगेंस्ट लोग होंगे लेकिन उसका आंसर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास एक्सप्लेनेशन सेंस तो बना है क्वेश्चन तो जैसे कि भाई लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि केएल राहुल को ओपन इसलिए कराया, मतलब मैंने तेरे को एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था स्पेसिफिकली कि भाई विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहते, तो इस लॉजिक से तो तुमको सुंदर को भी नहीं हटाना चाहिए था। इस लॉजिक से तो भाई सब खेलने चाहिए थे, फिर तो वो पूरा बैटिंग कॉम्बिनेशन वो का वही रहना चाहिए था, पदिकल खेलता, जुरेल खेलता। मैं एक और चीज़ पे देखो, एक और चीज़ मैं बहुत गज़ब बताता हूँ। मैंने ना रील भी डाला था अपने को काफ़ी लोगों ने बोला जब मैंने ये डाला था कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बंदे को चांस नहीं मिल रहा है एंड समवन लाइक सरफराज खान जो लिटरली एक खराब मैच खेलता है न्यूज़ीलैंड के सामने और वो ड्रॉप हो जा रहा है। समवन लाइक ईश्वरन जो 1 या 2 खराब वार्म अप मैचेस खेलता है और उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अगर वार्म अप मैच ही पूरा क्राइटेरिया था कि ईश्वरन जैसे टैलेंट को न खिलाने का ना चांस देने का, तो हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर रहे हैं? जिस जिस वार्म अप मैच में ईश्वरन अच्छा नहीं खेला, उसी वार्म अप मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कुछ धाड़ नहीं मारी थी। उसी वार्म अप मैच के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा तो बहुत अच्छा खेला था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा कोई डेल स्टिन है। लेकिन एक रूल जो एक बंदे पे लागू कर रहा हो, दूसरे पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? तुम्हारा क्लैरिफिकेशन क्या है इस पे? वही यही हाँ, इवन चल ठीक है, ये लोग वार्म अप मैच का बोलते हैं। ये लोगों ने दिलीप ट्रॉफी में हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी का जो सिलेक्शन था वो भी जस्टिफाइबल नहीं था। लेकिन वहाँ हर्षित राणा अच्छा खेला तो हर्षित राणा को प्रेफरेंस मिला, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी वहाँ पे भी खराब खेला था। मतलब ये जो नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहा है ना, ये कुछ पिछले उसके 1 डेढ़ महीने का बेस्ट क्रिकेटर जो इधर निकल रहा है। अगर खाली प्रीवियस मैचेस के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो प्रीवियस मैचेस में तो वो खराब ही खेला था। अगर किसी को भरोसा ना हो भाई तो जाकर दिलीप ट्रॉफी की मैचेस का रिकॉर्ड इनिंग देख ले। मैं नीतीश कुमार रेड्डी और रक्षित राणा पे इन डेप्थ आएँगे, लेकिन मैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास लिटरली बंदे एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जो इस मतलब तुम बंदे लेकर गए तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सेम विथ रोहित शर्मा भाई अब आप कैप्टन हो, ठीक है? आपने पूरा टाइम जो भी किया अच्छा किया टेस्ट मैच को एज़ एन ओपनर किया। आपके मानता हूँ भाई लास्ट के 10-12 मैचेस 10-12 इनिंग बहुत बेकार गई है। हम लोग सबसे पहले बंदे थे जो कॉल आउट कर रहे थे इस चीज़ को। लेकिन भाई स्टेप अप का मतलब ही वो है ना कि आप वहाँ जाके करके दिखाओगे। यही तो पूरा पॉइंट था। जस्ट अब केएल राहुल ने एक मैच अच्छा खेला था उसके बेसिस पे उसको कंटिन्यू किया गया, उसको ओपनर बनाया। अब केएल राहुल एक मैच खराब खेला है, क्या नेक्स्ट मैच में उसको हटा दोगे? जब एक मैच के बेसिस में केएल राहुल को अगला मैच एज़ एन ओपनर मिल सकता है, तो एक खराब मैच के बेसिस पे तो हटाया भी जा सकता है। ये लॉजिक से ही चल रहे हैं ना हम लोग। लेक हाँ। लेकिन केएल राहुल से मैं ओवरऑल एक पूरी चीज़ की बात करना चाहता हूँ, भाई बैटिंग कॉलअप्स। मेरे को लगता है अगर इंडिया अगर टेस्ट मैच के ऊपर अपने कुछ कर रहे हैं, तो ये बैनर कन्फर्म मेरे को रख ही देना चाहिए कि मैच आफ्टर मैच हमारा कोलैप्स होता जाता है। अनलेस अनटिल कोई इंडिया में होता है तो कोई ना कोई हमको बचा लेता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में ये दिक्कत आ ही रही है। भाई जिस 11 में तुम्हारे पास एक बंदा है केएल राहुल जिसने 55 टेस्ट मैचेस खेल लिए। तुम्हारे पास शुभमन गिल 30-32 उसके भी हो गए होंगे आई एम प्रीटी श्योर। विराट कोहली, रोहित शर्मा इन दोनों ने भी मिलके 150 के आस-पास टेस्ट मैचेस खेले हैं और बाकी को तो तुम खिला ही नहीं रहे हो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं। क्यों हर बार कोलैप्स हो रहा है? भाई तू बैटिंग कोलैप्स और बैटिंग परफॉर्मेंस पे थोड़ा मैं चाहता हूँ तू नज़र डाल, फिर अपने स्पेसिफिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ तू ओवरऑल बैटिंग माइंडसेट पे नज़र डाल रादर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं यहीं पे एक चीज़ मेंशन करता हूँ, ठीक है? कि 4 इनिंग्स हुई थी, ठीक है? 4 इनिंग हो गई है 2 टेस्ट मैच में हमारी। फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में 150 रन बने थे और इस बार 180, 170 बने, ठीक है? तो 3 इनिंग ऐसी है जिसमें हम 200 पार नहीं कर पाए। फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग थी जिसमें हमने 480 समथिंग बनाया है। अब मैं उसके लिए बैट्समैन से ज़्यादा क्रेडिट बुमराह को इसलिए दूँगा क्योंकि जब पिच बैटिंग वाली बैटिंग सूटेबल हुई तब तक हमारी बैटिंग आ चुकी थी। इसलिए उस पे ये लोग कैपिटलाइज़ कर पाए और इतना इतना बड़ा जो भी टारगेट सेट कर पाए और इतना बड़ा स्कोर कर पाए। यहाँ पे मान ले हमारी बॉलिंग हमको जल्दी ब्रेक थ्रूज़ नहीं दिला पाई, ठीक है? हम उतना बड़ा उतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को आउट नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है कि हम 180 रन बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया 337 बना रहा है। तो मैच आफ्टर मैच जो तू बोल रहा है कि ये अब हमारे लिए फिक्स सा हो गया है कि हर मैच में एटलीस्ट एक इनिंग में तो हमको कोलैप्स देखना ही देखना है कि एक इनिंग में हम पहले जल्दी आउट हो जाएँगे, अगर चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो न्यूज़ीलैंड हो और अब इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। अरे सॉरी ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है और इंग्लैंड के सामने भी ये 1-2 बार हुआ ही था जो 5 टेस्ट 4 या 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी उसमें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो कि हम अब मैच आफ्टर मैच हमको ये उम्मीद तो रखनी है कि चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, हम एटलीस्ट एक इनिंग में तो कोलैप्स कर ही सकते हैं क्योंकि अगर प्रीवियस 8 या 10 टेस्ट मैच हो चुके हैं, ठीक है? प्रीवियस 7-8 टेस्ट मैचेस का जो भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारे कोलैप्सेस ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू हमने एक बड़ा स्कोर बनाया। व्हाटएवर द रीज़न, ठीक है? और कहीं न कहीं ये भी हमको पता चल रहा है कि जैसे ही बैटिंग की कंडीशंस टफ होती है, हमारे बैट्समैन ऐसे तो कुछ खास परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि भाई टफ बैटिंग सिचुएशन में ये लोग अपने आप को अप्लाई करके रन बना रहे हैं।
ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही है यार एज़ अ क्रिकेट फैन देखने। देख, मैं इस चीज़ को तूने काफ़ी अच्छा समराइज़ किया, लेकिन जो बैटिंग कोलैप्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूँ, फर्स्ट टेस्ट मैच में भी जहाँ बुमराह का एक बहुत भयंकर आँख था, उसके साथ एक बंदे की हम लोगों ने बात बहुत अच्छे से करनी चाहिए थी, वो था यशस्वी जायसवाल। कुछ 450 रन में से 160 वो अकेला बनाया था और उसने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ले किया था कि अगला वाला बंदा आके उसपे कैपिटलाइज़ कर सकता था। जब इस पूरे सीरीज़ का तब भी मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब बैटिंग टफ थी तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अप्लाई किया था। जिस पॉइंट ऑफ टाइम से नीतीश कुमार रेड्डी, रोहित कोहली ये लोग बैटिंग कर रहे थे, उस टाइम पे तो बैटिंग बहुत ईज़ी हो गई थी। मैं मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि इस पूरे टाइम में, इनफैक्ट रीसेंट टाइम में भी मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर यशस्वी जायसवाल रहा है, जिसका शायद अभी 15 टेस्ट मैच भी नहीं हुए। इफ आई एम नॉट, इसके आस-पास ही होगा, इससे ऊपर-नीचे ही होगा, ठीक है? अब पूरा पॉइंट क्या आ रहा है, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ठीक है? ये प्योरली ऑब्ज़र्वेशन बेसिस पे, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, ऊपर से लेके नंबर 7वें तक खाली अगर ऋषभ पंत को मैं हटा दूँ, ऑलमोस्ट सब के सब एक तरीके से बैटिंग कर, ऑलमोस्ट सब के सब। कि मतलब मैंने कोई कोई है ना वैरायटी नहीं देखी है कि हाँ, कोई डिफेंसिव ज़्यादा हो, कोई रोटेट सिंगल डबल रोटेट करता हो, कोई अटैक ज़्यादा करता हो। मेरे को शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, जायसवाल भी कुछ हद तक सबके सब ऑलमोस्ट सेम तरीके से खेलते हैं। केएल राहुल एक एनोमली था फर्स्ट टेस्ट मैच में और ये टेस्ट मैच में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, केएल राहुल से मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं थी। तो केएल राहुल अगर सेकंड टेस्ट मैच इनफैक्ट पूरे सीरीज़ में भी खराब खेलेगा तो मैं तो बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊँगा या क्रिटिकल नहीं होऊँगा क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ। मैं केएल राहुल को इतने सालों से देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत कॉमन सा है केएल राहुल अगर ऐसा परफॉर्म करे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, ये पूरे टेस्ट मैच का एक बहुत बड़ा कारण हमारी बहुत ही घटिया बैटिंग पे था। पिछले टेस्ट मैच में घटिया बैटिंग की थी, लेकिन बुमराह के जीनियस ने बचाया लेकिन आज नहीं बचाया। लेकिन भाई घटिया बैटिंग और घटिया डिसमिसल की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं एक बंदे की बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, वो है विराट कोहली, ठीक है? भाई विराट कोहली का जो डिसमिसल देखता हूँ ना, उसके मैं एक चीज़ सबको बता देना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में यही फ़र्क है जो विराट कोहली जिस तरीके से आउट होता है। विराट कोहली कल को कितने भी हज़ारों पता नहीं लाखों रन्स बना दे, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में फ़र्क ही वो रहेगा जो 241 की इनिंग्स थी सचिन तेंदुलकर की ऑस्ट्रेलिया में। द वेरी फैक्ट कि है ना विराट कोहली, एक संजय मांजरेकर का एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस चल रहा है जहाँ उसने ट्वीट किया कि भाई विराट कोहली का जो रिसेंट टाइम में उसका एवरेज नीचे गिरा, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो वल्नरेबल है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि विराट कोहली इतना ज़्यादा स्टबर्न है और उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। अब मैं वही चीज़ बताना चाहता था कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का फ़र्क ये है, जब सचिन तेंदुलकर ने समझा कि भाई ये मेरी कुछ कमी है, कोई भी कमी है जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ एज़ अ बैटर, उसने वहाँ पर काम किया। उसको अगर लीव करना था तो 240 रन बिना कवर्स में मारे, सचिन तेंदुलकर ने 240 रन मारे। वहीं विराट कोहली एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इंडिया को अनगिनत मैचेस जिताए, एकदम सुपरस्टार है। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि भाई अब वो बात कहीं न कहीं ईगो है, क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्यों मतलब एवरी गाय जो भी बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं प्रिटी श्योर हूँ कि हर एक बंदा कम से कम 6 से 7 डिसमिसल अपने-अपने गिना सकता है जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप विराट कोहली आउट हुआ है। पैटर्न, अब इसको तो पैटर्न बोलना भी एक मजाक है। द वे विराट कोहली इज गेटिंग आउट, भाई समवन लाइक विराट कोहली, द स्टेचर ऑफ विराट कोहली जो भी रिसेंटली शतक मार के आया है, क्यों एक ही तरीके से आउट हो रहा है यार? वो स्पिन के खिलाफ ना सूट करना हो या फास्ट बॉलर के खिलाफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सबको याद है, जिस तरह से विराट कोहली ड्राइव मारते हुए आउट हुआ था और वहां से ऑलमोस्ट क्या हम लोग हार ही गए उसके बाद तो। तो भाई विराट कोहली का ये पैटर्न का कौन जाके बताएगा विराट कोहली भाई को कि यार आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपको सबसे ज्यादा पता है क्या करना है और क्यों नहीं कर रहे हो यार? नहीं, अगर कवर्स में मार रहा है तो नहीं मारना है भाई। आप 50, 100, 200 बॉल खेल जाओ उसके बाद तो तू भाई लेफ्टी कवर्स में चौके मारेगा। क्यों ये बात नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ आ रहा है यार। एक्सेप्ट विराट कोहली और सचिन, मतलब ये पूरा जो मैंने पूरा बात कही ना, दिस इज द वेरी डिफरेंस बिटवीन गॉड्स एंड मॉर्टल बीइंग्स। विराट कोहली कल को कितना भी हो जाए, वो एग्जैक्ट इसी के कारण मेरे को लगता है कि क्यों सचिन कट अबव एवरीवन एल्स और विराट कोहली कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाएगा। मेरा बहुत स्ट्रिक्टली मानना है ये। बोल तेरा कुछ समझ। मतलब मैं तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही बोलना चाहूँगा कि एक ही तरह के रिपिटेटिव डिसमिसल्स देख-देख के कहीं न कहीं हम लोग भी अब ऐसा हो चुका है कि प्रिडिक्ट करने लगे हैं और साथ ही साथ प्रे करने लगे कि भगवान ऐसा ना हो जाए फिर से कुछ। कि विराट कोहली, मतलब मैंने एक बहुत अच्छा कहीं पे एक ह्यूमरस वो पढ़ा था कि अब इस टाइम पे विराट कोहली बैटिंग करने आता है तो हमको ऐसा लगता है कि बस वो अपनी रेपुटेशन बचा ले। ठीक है? वो खेल जाए अपनी रेपुटेशन पे, आउट ना हो। मुझे पता नहीं, इतना डर तो यार जब वो विराट कोहली का पैच था जहाँ पे सेंचुरी नहीं बन रही थी तब नहीं लगता था विराट कोहली की बैटिंग में। इतना अंडर कॉन्फिडेंट मैं अब फील करता हूँ विराट कोहली जब बैटिंग करने आता है तब। तो कहीं न कहीं विराट कोहली जो विद द टाइम अपना चार्म खो रहा है उस बैटिंग मास्टर क्लास का, वो बहुत ज़्यादा विज़िबल हो रहा है रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि रेड बॉल ऑफ कोर्स ज़्यादा सीम स्विंग होती है और स्पिन भी ज़्यादा। टेस्ट ज्यादा करूंगा। हाँ, वो ज़्यादा एक टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, तो कहीं न कहीं यार अब विराट कोहली को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर यहाँ से वो एक
मतलब कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी टेस्ट लेजेंड की लेगेसी को। क्योंकि पता है विराट कोहली के साथ ना कुछ बहुत बड़ा उसकी फिटनेस अप टू द मार्क है, उसमें स्किल है, उसके अंदर टेक्नीक है, उसने करके दिखाया है, सब कुछ है यार उस बंदे का। सिर्फ एक क्या बोलूँ यार, मैं कभी-कभी सभी चढ़ जाता हूँ। बस भाई जो अगले बंदे से जो मेरे को एक्चुअली में थोड़ा चिढ़ ही बोल सकते हैं ब्रो, रोहित फ्रिकिंग शर्मा। एक तो भाई ये बंदा जो नंबर 6 पे आया, मैं एज़ अ कैप्टन जिसने पिछले 4 साल से इंडिया जस्ट फॉर द रिकॉर्ड रोहित शर्मा इज़ द हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अभी तक जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी मैचेस हुए हैं, वो इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर है। इनफैक्ट रोहित शर्मा इज़ द लीडिंग रन स्कोरर, मतलब लीडिंग रन स्कोरर इन टर्म्स ऑफ ओपनर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में जितने भी ओपनर्स लोगों ने बैटिंग की है, एज़ एन ओपनर रोहित शर्मा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया। ऐसा बंदा नंबर 6 पे आ रहा है, मतलब या तो तुमको अपने स्किल पे भरोसा नहीं है, या तो एज़ अ कैप्टन तुमने वो बात को हार मान ली। बट ये रोहित शर्मा तो कैप्टन को छोड़ के रोहित शर्मा तो बैटर की बात कर रहा है, एंड बैटर से ज़्यादा मैं खुल के एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा क्लियरली अनफिट है भाई। अब बॉस बहुत हो गया। मैं बहुत टाइम से कहीं न कहीं पॉडकास्ट में बात को एड्रेस कर चुका हूँ, लेकिन रोहित शर्मा का फिटनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं क्या कहते हैं, मैं एक ट्वीट देख रहा था, मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ। एक ट्वीट दिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ उसपे थोड़ा-सा अपना एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये ठीक है? तो यहाँ पर रवि शास्त्री सॉरी दिख रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई हमेशा से है ना रोहित शर्मा स्लो स्टार्टर है, मतलब स्टार्ट ओके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हुँ। तो यहाँ पर रवि शास्त्री ने कहा है कि रोहित शर्मा हमेशा से थोड़ा स्लो स्टार्टर रहा है, एंड जैसे-जैसे वो ग्रूव में आता है फिर वो कंटिन्यू अपने फील्ड मूवमेंट्स करता है। लेकिन जैसे-जैसे इंसान बुड्ढा होता है तो रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, और रोहित शर्मा में वो बहुत विजिबल है। मेरे को लगता है कि रिफ्लेक्सेस और उम्र के साथ-साथ एक बहुत बड़ा कारण है रोहित शर्मा की फिटनेस, और बहुत ज़्यादा विजिबल है यार वो। मतलब मैं बॉडी शेम का पॉइंट ही नहीं है वो। वो विजिबल है, तुमको टीवी पे वो चीज़ दिखेगा। मतलब जिस चीज़ के कारण हम लोग सरफराज खान को इतनी गाली देते थे, रोहित शर्मा कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है यार उस चीज़ में। और रोहित शर्मा एज़ अ बैटर कई बार हम लोग बोल चुके हैं स्टेप अप करना है, स्टेप अप करना है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि भाई विराट कोहली अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, मेरे को उससे कहीं ज़्यादा तो रोहित शर्मा आजकल अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। विराट कोहली तो भी एटलीस्ट बंदे ने रन तो मारे, कुछ ना कुछ लास्ट मैच सेंचुरी तो मारी। पहली बात, इन लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो बैटिंग के टाइम पे नीतीश रेड्डी लगता है, कि उनका ठीक वो होगा मैं खेल रहा हूँ। ये लोग तो यार हमेशा इस डर में रहते हैं कि क्या पता कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ऐसा फ़ील आने लगा है मुझे इनकी बैटिंग देख के। भाई मैं कुछ चीज़ में थोड़े से ना स्टैट्स आपको बता देना चाहता हूँ। ये ना तुमको जस्ट आइडिया आएगा कि कितना भयंकर डाउनफॉल हुआ है रोहित शर्मा। भाई रोहित शर्मा जब लास्ट हमारा इसी साल इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, वो ये सीरीज़ खत्म होने के बाद रोहित शर्मा वाज़ एवरेजिंग अराउंड 46, ठीक है? बांग्लादेश की सीरीज़ खत्म होने के बाद 44.6 की एवरेज हुई। हाँ, 43.98 की एवरेज हुई, ठीक है? और आज लिटरली आज के टाइम में जो आज का सेकंड मैच खत्म हुआ है, आज के टाइम में रोहित शर्मा इज़ एवरेजिंग 41.54। मतलब पिछले 9-10 टेस्ट मैच में 5 की एवरेज गिरी है। 1-2 नहीं 5 की एवरेज गिरी है, और उसका कॉन्टेक्स्ट कितना भयंकर है। एक और चीज़ मैं चाहूँगा, गिर गई एवरेज। हाँ, मैं एक और चीज़ की बात करना चाहता हूँ, जो रोहित शर्मा और ऑफ स्टंप का ना एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम चल रहा है। रिसेंट टाइम में ना पूरा सब लोगों ने वीडियो देखा होगा कि टॉप ऑफ द ऑफ पे रोहित शर्मा बोल्ड होता है। इनफैक्ट क्या नाम है पैट कमिंस ने भी उसको उसी तरह आउट किया। सिंस 2023, ठीक है? 23 इनिंग्स में 13 डिसमिसल्स हुए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में रोहित शर्मा के, ठीक है? ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल पे 23 इनिंग्स में 13 डिसमिसल हुए, 14 की एवरेज है सिर्फ। हर 25वें बॉल में ना रोहित शर्मा वहाँ पर आउट हो रहा है। एंड इनफैक्ट जब हम लोग इंटेंट की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा स्ट्राइक भी 57 की कर रहा है। ना वो वहाँ पर तेज खेल रहा है, ना वो उस टाइप की ज़्यादा बॉल सर्वाइव कर पा रहा है, ना वहाँ रन मार पा रहा है। एक बहुत क्लियर पैटर्न है। अगेन समवन लाइक रोहित शर्मा जिसने इतने सारे रन्स मारे, इतने सारे टेस्ट मैचेस खेले, रोहित शर्मा को करना पहले तो भाई मुझे सबसे पहली बात रोहित शर्मा को ओपन आना पड़ेगा। द पॉइंट ही इज़ बैटिंग एट 6। उसने खुद टॉस के टाइम पे बोला था कि मैं नंबर 6 पे बैट करूँगा। इट्स अ चैलेंज फॉर मी। भाई क्यों ज़बरदस्ती का चैलेंज ले रहा है? ओपनिंग फॉर यू इज़ ऑलरेडी अ चैलेंज। ओपनिंग इन पिंक बॉल, ओपनिंग इन एडिलेड इज़ ऑलरेडी अ चैलेंज। तुम वो चैलेंज में तो खरे उतरो पहले। लेकिन बात एक एक चीज़ मैं यहाँ तुझे तेरा रिएक्शन इस पे लेना चाहूँगा, कि सपोज़ कर थर्ड टेस्ट हम गाबा में खेल रहे हैं, ठीक है? और तू देख रहा है कि रोहित शर्मा ओपनिंग आ रहा है, तो क्या रिएक्शन होगा तेरा? तू क्या कहेगा उस बात पे कि रो मतलब ये क्या सेंस बनाएगी ये बात? सेंस तो नहीं बनाएगी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगेगा कि रोहित शर्मा एक्चुअली में गौतम गंभीर से जाके झगड़ के बोला कि भाई मैं तो अपनी पोजीशन में खेलूँगा। क्योंकि भाई मेरे को तो जेन्युइनली लग रहा है कि गौतम गंभीर का आइडिया है। उसका कारण मेरे पास सिर्फ यही है कि आज तक इसके पहले कभी आइडिया डिस्कस ही नहीं हुआ है। गौतम गंभीर के बाद ही ऐसा हो रहा है ना, उसके तो मैं एक ही बंदा आया है, उसी के बाद ये सब चीज़ें हो रहा है, और बहुत फेमस इस टाइप की चीज़ होती है। क्योंकि भाई एक और जहाँ गौतम रोहित शर्मा की हम लोग बात करें स्लम्प्स की, भाई सिंगल डिजिट स्कोर्स में जो रोहित शर्मा आउट हुआ है, जो सबसे पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, उसमें सिर्फ 3 बार सिंगल डिजिट में आउट हुआ था। सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में एक भी बार सिंगल डिजिट में रोहित शर्मा आउट हुआ था। जो लोग गाली दे रहे हैं कि रोहित शर्मा कितना बेकार रेड बॉल प्लेयर है, लोग एक्चुअली में भूल गए कि वो कितना अच्छा रेड बॉल प्लेयर था।
और इस टाइम इस साल अभी ये जो करंट सीरीज़ चल रहा है उसमें 10 बार आउट हो चुका है ब्रो, 10 बार। लेकिन मैं ना एक और चीज़ पे एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे बात करना चाहता हूँ। तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी से कितना सैटिस्फाइड या ओवरऑल तेरे क्या थॉट्स है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी है? फिर मैं कुछ चीज़ें पे बात करूँगा। भाई रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे सिंपल मेरा थॉट तो यही है कि रोहित शर्मा सीम्स मोर लाइक अ वाइट बॉल कैप्टन, जहाँ पे भाई वो ज़्यादा हियर एंड देयर चेंजेस नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखें, हम अगर सेकंड इनिंग्स के डिस्मिसल देखें तो पैट कमिंस बीइंग अ कैप्टन, कभी वो बाउंसर्स राइट आर्म राउंड द विकेट ट्राई कर रहा है, कभी ओवर द विकेट से ट्राई कर रहा है, कभी स्टार्क आ रहा है राउंड द विकेट से। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारे बॉलर्स में तो दिख ही नहीं रही है कि हमारे बॉलर्स कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग फील्ड सेटिंग है, कुछ अलग। हमारा तो जो ऐसा क्रिकेट चलता है ना कि भाई जो ऑन पेपर एकदम स्ट्रिक्ट बाय बुक जो क्रिकेट होता है, बस वो का वो चल रहा है। कुछ भी नया मुझे इसमें कोई भी एलिमेंट दिख नहीं रहा है और मैं कहीं न कहीं ना इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि भाई जब भी रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो इतनी सारा कैप्टेंसी लेवल एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो कुछ अलग करता रहे। गेम मतलब क्या होता है ना, देख हमेशा ये होता है कि भाई एक बैट्समैन जो होता है ना, वो गेम के अगर सेम चीज़ चल रही होती है तो उसके साथ सेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब यही चीज़ चलती रहेगी। इसमें अगर कुछ मेरे से गलती हो गई, कुछ और अलग हो गया तो। और कहीं न कहीं मेरे को लगता है इस ये जो पॉइंट है कि रोहित शर्मा चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहा है जल्दी-जल्दी, या सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है रादर देन हैंडलिंग द सिचुएशन इन प्रोएक्टिव वे, वो कहीं न कहीं टीम को मतलब दिक्कत दे रहा है। देख 2 चीज़ में एक और 2 चीज़ तूने बात बहुत सही करी। न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में भी ना एक चीज़ मैंने देखी थी कि रोहित शर्मा सडनली एकदम ऐसा हो गया था कि पागल हो गया है कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, जैसे उसको अटैक कर रहे थे हम लोग, ठीक है? एक और चीज़ जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो तूने बात बोली है ना कि बाय द बुक्स, ये बाबर आज़म स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी कि भाई एक प्लान लेके आया और उसी पे रहा। रोहित शर्मा यार कभी भी ऐसा नहीं था। लेकिन इस टेस्ट मैच में मैं स्पेसिफिक इस टेस्ट मैच में थोड़ा स्लैक कम करूँगा रोहित शर्मा से। देखो एक जहाँ था हम लोग एकदम व्हाइल बॉलिंग लोग बोल रहे थे कि भाई रोहित शर्मा ऐसा बहुत क्लूलेस लग रहा है। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, रोहित शर्मा का रिकी पॉन्टिंग होता तो भी क्लूलेस होता क्योंकि भाई समवन लाइक हर्षित राणा वो विकेट्स के दोनों साइड रन खा रहा है। मैंने जिसने पर्सनली इतनी सारी कैप्टेंसी की है और प्लस मैं कीपर रहा हूँ, मैं तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि अगर अब एक बॉलर अगर पिच के दोनों साइड रन खा रहा है ना, तो कोई भी कैप्टन क्लूलेस ही लगेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि फील्ड कहाँ सेट करूँ क्योंकि वो दोनों साइड सेम गोज़ विद नीतीश कुमार रेड्डी। तो दैट पॉइंट बीइंग यहाँ मैं मानूँगा कि भाई रोहित शर्मा कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था कि हर्षित राणा बिल्कुल भी कंट्रोल से नहीं डाल रहा था। लेकिन दैट्स द वेरी पॉइंट क्यों हर्षित राणा को रोहित शर्मा ने खिलाया। और इस वाले एस्पेक्ट में बात करना चाहता हूँ कि चलो बुमराह को एक 11 दे दी होगी गौतम गंभीर ने, बुमराह बीइंग फर्स्ट टाइम कैप्टन उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट रोहित शर्मा सीज़न्ड कैप्टन है, कंसिस्टेंटली कैप्टन कर रहा है, क्या नहीं जिताया उसने, वो कैसे मान लिया इस चीज़ को? वो कैसे उन लोगों को खिला रहा है? इसीलिए फिर मैं रोहित शर्मा को और क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा कि भाई तूने ये 11 खिलाई, अगर हर्षित राणा कंसिस्टेंट नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा ओवर्स नहीं डाल पा रहा है, अश्विन को तुम लिटरली एज़ अ पार्ट टाइमर यूज़ कर रहे हो, बहुत बाद में यूज़ कर रहे हो, तो ये होगा। दूसरा एक और चीज़ मैंने बहुत टाइम से इंडिया के अगेंस्ट देखा है कि जैसे कोई अटैक कर देता है, भाई हमारा अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है। हमको नहीं पता क्या करना है। ट्रेविस हेड ने जैसे आके अटैक किया भाई कुछ और हमने ट्राई उसको बाउंसर्स क्यों नहीं डाल रहे हो यार? मतलब अगर किसी ने एशेज़ देखा इन जनरल किसी ने देखा सबको पता है कि भाई ट्रेविस हेड कहीं न कहीं बाउंसर से अटकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसने कई बार बाउंसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। लेकिन यार हमारे पास एक ही आइडिया कि हम बाहर डालेंगे वहाँ से अगर एज अड़ा दिया तो उड़ा दिया। दूसरा मैं एक और चीज़ रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में बात करना चाहता हूँ कि भाई फील्ड प्लेसमेंट मेरे को बहुत वियर्ड लग रही है। कि मतलब तुम्हारे क्या चल रहा है यार? रोहित शर्मा खुद फर्स्ट स्लिप में खड़ा रह रहा है। मैक्स स्विनी का कैच बहुत पास से चला गया, वो छूट गया। और एक हर्षित राणा ने जो ट्रेविस हेड का किया था, वो भी 1.5 स्लिप में खड़ा था। ओवरऑल रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे करूँ? न्यूजीलैंड के सामने इट वाज़ बेस्ट पुअर। यहाँ पर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई रोहित शर्मा कप्तानी खराब कर रहा है या बॉलर उससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे। लेकिन 11 उसने खिलाया तो मैं उसी को बात करूँगा। देखिए, कप्तानी की बात हो रही थी तो बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई जैसे रोहित शर्मा आ गया, हम लोग हार गए, तो रोहित शर्मा इज़ द कल्प्रिट क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने हमको मैच जिता दिया। देखो भाई, एक बात तो सही है कि जसप्रीत बुमराह के कारण हम लोग जीते थे, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी से ज़्यादा जसप्रीत बुमराह की जीनियस था। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, भाई रोहित शर्मा के आने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। पहले पहले टेस्ट में भी हम लोग कुछ 170-180 में ऑल आउट हुए थे। इस टेस्ट में भी 185 में 150 में ऑल आउट हो गए। पहले टेस्ट में भी ध्रुव जुरैल ने कुछ खास नहीं किया, रोहित शर्मा ने उस पोज़ीशन पे आके कुछ खास नहीं किया। ठीक है? गिल और पड्डीकल ठीक है, गिल ने थोड़े ज़्यादा रन्स मार दिए, उस कंपनसेट हो गया। पूरा डिफरेंस ही जसप्रीत बुमराह को वो भयंकर सा स्पेल था। मैंने लास्ट टेस्ट मैच में भी बोला था, तब भी हम लोगों को बहुत सुनना पड़ा था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर उस स्पेल में अगर जसप्रीत बुमराह ने विकेट्स नहीं लिए होते, भले वो रन नहीं देता, अगर विकेट्स नहीं लिए होते, वो टेस्ट मैच भी हम लोग हारते। क्योंकि हमारे पास उतना असला ही नहीं था कि जाके हम लोग आउट करें। इस टेस्ट मैच में हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेसिक चीज़ किया, वो लोग ने बॉल खा ली उसकी, क्या कहते हैं,
जसप्रीत बुमराह की। बिल्कुल। और कहीं न कहीं मेरे को लगता है इंडिया वालों ने हेल्प भी किया। मैक्स स्विनी लिटरली 1 रन पे उसका कैच छूटा था और उसके बाद उसने जाके 39 रन्स मारा, 100 के आस-पास बॉल खेल गया। तो वो भी बहुत बड़ा कारण था। अगर उस टाइम पे कैच हो जाता और जसप्रीत बुमराह को और शायद चांस मिलता तो किसी को ये चीज़ अगर देखनी हो तो जाके देखना कि हेड ने बुमराह को कैसे खेला था। हेड ने कुछ ट्राई ही नहीं किया था बुमराह के सामने। हेड सिर्फ़ और सिर्फ़ अटैक कर रहा था सिराज, हर्षित राणा, जो भी अदर एंड से बॉलर था अश्विन उसको। इसी वजह से अगर मैं बता रहा हूँ हेड जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आउट हुआ ना, वो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत टाइम था हेड के आउट होने का। क्योंकि वहाँ पे बुमराह का स्पेल 1 या 2 ओवर में खत्म हो जाता, सिराज को वो अटैक कर ही रहा था। वहाँ से अगर हेड खेल जाता ना, तो फिर वो ईज़िली अबव 200 मारता और बहुत खराब सिचुएशन में हम इनिंग्स डिफीट झेलते। एग्ज़ैक्ट तो मैं पूरा पॉइंट ही मेरा वही था कि भाई इसमें और कुछ इन डेप्थ भी नहीं है। कुछ इन डेप्थ नहीं है, अगर किसी ने 2 मैच देखा है सबको पता है कि बुमराह का स्पेल दैट्स इट। सब कुछ सेम थी, ऑलमोस्ट 11 सेम खेली है। तुम लोग को सुंदर के बदले एक अश्विन मिला था, मेरे को लगता है अश्विन को बहुत कुछ कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली अश्विन ने ज़्यादा बेटर बॉलिंग की है जो उसके नंबर्स दिखा रहे हैं। एक उसका मिचेल मार्श को आउट नहीं मिला, फिर मिचेल मार्श हालाँकि आउट ही हो गया। जब ट्रेविस हेड वाला अगर कैच पकड़ लेता सिराज तो 70-80 पे ट्रेविस हेड आउट हो रहा था। तो रिलेटिवली बेटर बॉलिंग की है, लेकिन कुछ कुछ फ़र्क नहीं था। तुम तो ये बहुत बड़ा यही था कि अगर जसप्रीत बुमराह से तुम उम्मीद कर रहे थे वापस से मिरेकल करे, अगर जसप्रीत बुमराह फिर से मिरेकल करता, सब लोग बात करते कि वाह, वाह! हम जीत गए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ये सब बातें बोल रहा था, लोग बोल रहे थे कि भाई जीत तो गए, अब तू क्यों बोल रहा है? भाई हारे कि जीते, जो गलत होगा उसको कॉल आउट करना है, उसको हाइलाइट करना है, वही हमारा काम है। वरना बैठ के तो हवा में हर कोई बातें कर रहा है। लेकिन सो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से जसप्रीत बुमराह को जब सेकंड न्यू बॉल मिली थी और एक बार वो तीनों मतलब 3 बॉल डालने के बाद कुछ फिजियो आ गए थे और कुछ अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो बॉलिंग नहीं डाल पाता तो क्या हालत होती? हमको दिखाई देता जो एमएस धोनी के साथ होता था ऑस्ट्रेलिया में, कि जो आ रहा है 50 प्लस मार रहा है। मैं उसकी क्या उसकी बातें ही मत कर। लेकिन भाई मैं पुअर बॉलिंग की बात करना चाहूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं पैथेटिक बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। देख बैटिंग खराब हुई हो तो मैं मान ही रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरे को लग रहा है हम लोगों ने बॉलिंग में भी कुछ ऐसा नहीं किया। देख, मैं मान रहा हूँ कोई 150 वाली पिच भी नहीं थी, लेकिन 350-400 वाली भी पिच नहीं थी। पिंक बॉल में कई बार ऑप्शन आता है। देख बुमराह वाज़ गुड, सिराज वाज़ आल्सो गुड, मैं गुडिश बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा था। अश्विन डिड हिज़ जॉब। व्हाट अबाउट आवर थर्ड एंड फोर्थ पेसर्स? भाई हर्षित राणा वाज़ ऑफुल भाई। हर्षित राणा का मैं बता रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच चालू होने से पहले ना एक प्रैक्टिस वार्म अप मैच हुआ था, जहाँ पर हर्षित राणा ने 4 पर लिया था और अगेन भाई वो सब लोग आके बोल रहे थे भाई 4 विकेट ले लिया। इनफैक्ट जितने भी इस तरह के स्पोर्ट्स कीड़ा या जितने भी इस तरह के पेजेस हैं, भाई वो लोग हाइलाइट कर रहे हैं कि हर्षित राणा ऑन फायर, हर्षित राणा 4 विकेट ले रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि उस सेम मैच उस 4 विकेट के स्पेल में वो 6 या 7 रन की इकोनॉमी से जा रहा था। मैं ऐसा हो गया ना कि भाई क्लियर लिटरली सामने दिख रहा था और मेरे लिए अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं किस मुँह से हर्षित राणा को क्रिटिसाइज़ करूँ? मैंने जैसा बोला ना कि कैसे ही हर्षित राणा जिस बंदे को एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको मैं क्या ही क्रिटिसाइज़ करूँ? हर्षित राणा ने सो फार 45 ओवर्स में 203 रन दिए। इमेजिन करिए बहुत डिसेंट रन तो है ना ओडीआईज़ में होता है कि अगर किसी टीम ने 45 ओवर में 203 बना दिया तो कोई खराब स्कोर नहीं है और सिर्फ 4 विकेट लिया है। ठीक है? देखिए जो मैं बॉलिंग की बात कर रहा था कि इंडिया कितनी वियर्डली आउट ऑफ प्लेस थी। मैं एक स्टैट दिख रहा था कि जहाँ पर स्टार्टिंग के कुछ 15 ओवर में ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने स्टंप्स पे बॉल बहुत कम डाली थी। फिर उसको वो लोग ने समझा और उसके बाद आके वो लोग ने बहुत ज़्यादा स्टंप्स पे बॉल डाली। इनफैक्ट वो लोग ने पिंक बॉल में इंडिया को फोर्स किया कि 62.3% ऑफ द टाइम इंडिया उस बॉल को खेले ना कि लीव करे। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं स्टैट है, ये दिखाता है कि उनका प्लान क्या था। एक बहुत अमेजिंग सा स्टैट दिखा रहा हूँ मैं। वही कंपेयर टू इंडिया इनफैक्ट मोर्ने मॉर्कल ने एक स्टेटमेंट भी दिया जहाँ ये बोला कि वी डिडन्ट फॉलो आवर प्लान्स और हम लोग काफ़ी वाइड बॉलिंग कर रहे थे रादर देन अटैकिंग द स्टंप्स। पर्थ की जो 4th इनिंग्स थी उसमें इंडिया ने बेसिकली जो लेफ्ट साइड है वो इंडिया की पर्थ की इनिंग्स है यानी लास्ट टेस्ट मैच की कंपेयर टू इस साइड जो एडिलेड में हमने बॉल किया है तुम क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग कितने ज़्यादा स्कैटर्ड थे और कितनी हर जगह बॉल गई है रादर देन अटैकिंग द स्टंप्स। सिर्फ अराउंड 8 बॉल जो स्टंप्स को हिट कर रही थी। दिस बेसिकली शोज़ कि हम लोग एक्चुअली में कितना ज़्यादा वेवर्ड थे। ये बहुत बहुत बड़ा कारण है कि हम हमारी बॉलिंग उस लेवल पे नहीं थी। क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूअसली स्टंप्स को हिट कर रही थी, हम उसके एग्ज़ैक्ट अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई उसके कंपेयर में एक और चीज़ जस्ट मेरे को स्टैट दिखा जिसमें मैं ये बताना चाहता था कि स्टार्टिंग के 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 15% ऑफ द टाइम्स स्टंप्स को हिट करने की कोशिश की रादर देन वो लोग 4.8 या जो 3.3% इसके पहले रहा था। तो बेसिकली इंडिया स्टंप्स को इतना हिट नहीं कर रही थी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मेरा ओवरऑल पॉइंट यही था। हाँ, मतलब मैं इसमें एक पॉइंट बस ये अपना ऐड करना चाहूँगा कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया कम हिट कर रही थी बॉल को स्टंप्स की तरफ
180 समथिंग पे आउट हुए और उसके बाद जब हमने थोड़ा-सा बैटिंग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी मिस्टेक्स थी वो सुधार ली, तब भी हम 175 180 पे आउट हो ही गए। तो ओ हियर एंड देयर हमारे बैटिंग ने कुछ भी मतलब ऐसा ख़ास किया नहीं और उस ना ही हमारी बॉलिंग उस चीज़ को कैपिटलाइज़ कर पाई क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं था कुछ कर बॉलिंग में कुछ करके दिखाने का। नहीं, इसमें तो बहुत क्लियर है क्योंकि है ना मॉर्ने मॉर्कल ने खुद ने ये बोला कि हम लोग अपने प्लान्स में हिट नहीं कर पाए, हम लोग बहुत ज़्यादा वाइड बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन भाई वाइड बॉलिंग और प्लान्स को हिट करने की बात है, जहाँ पर एक भयंकर सा स्टैट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई लास्ट टेस्ट में भी बात की थी कि भाई है ना बुमराह और सिराज के ऊपर बहुत सारा लोड है। अब मैं उस चीज़ को ना मैं एक्चुअली में डेटा निकाल के लेके आया हूँ। तो अभी तक अराउंड 400 अभी तक अराउंड 200 के आस-पास ओवर्स हो गए हैं, ठीक है? इंडिया ने अभी 200 के 200 के ऊपर ही ओवर्स डाले हैं, जिसमें से नहीं सॉरी, ओह! सॉरी मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया। ओके हाँ। तो अभी तक बेसिकली इंडिया ने अराउंड 200 ओवर्स डाले हैं, ठीक है? जिसमें से 75 ओवर्स बुमराह और सिराज ने नहीं डाले। बेसिकली नीतीश कुमार रेड्डी वो हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर, ये तीनों ने मिलकर अभी तक 75 ओवर्स डाले आउट ऑफ 200 ओवर्स, समझ रहे हैं? 200 और उनमें से सिर्फ 75 ओवर्स इन तीनों ने मिलकर डाले हैं, जिसमें 302 रन दिए हैं और 30 में से सिर्फ 8 विकेट्स लिए। तो हमारे जो मेन बॉलर्स के अलावा जो साइड में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉलर्स खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 8 विकेट लिए 30 में से। और उसमें से भी गजब स्टैट मैं बताता हूँ, जो टॉप 7 बैट्समैन है मतलब ख्वाजा से लेके कैरी तक, उसमें से सिर्फ 4 विकेट्स लिए। बेसिकली 21 बार ऐसे मौके आए थे जहाँ पर हम लोग टॉप 7 काउंट कर सकते हैं। सिर्फ 4 बार हमने टॉप 7 की विकेट ली हमारे नॉन बॉलर्स ने। तो पूरा पॉइंट ये है मेरा इस स्टैट को दिखाने का कि हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, ये तीनों ने मिलके इतने ओवर्स भी नहीं डाले हैं कि भाई सिराज और बुमराह में से लोड हटे। ना उन्होंने इतना टाइट रखा है कि रन्स भी ना दे दें, क्योंकि 75 ओवर्स में 302 रन दे दिए हैं, तो ऑलरेडी रन्स भी बहुत ज़्यादा दे दिए, ना विकेट्स ले रहे। मैं अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ, हर्षित राणा ने 45 ओवर्स में 203 रन दिए, 4 विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी, अब भाई नीतीश कुमार रेड्डी को तुम किस लिए खिला रहे हो, एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। सब लोग नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग की बात कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अमेजिंग बैटिंग कर रहा है, 30-40 रन मारा है। और नीतीश कुमार रेड्डी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है कि वो बॉलिंग करे, एटलीस्ट बॉलिंग करे। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 इनिंग्स में सिर्फ 13 ओवर्स डाले। आई एम प्रीटी श्योर इससे ज़्यादा तो वो है ना शायद टी20s में डाल सकता है यार, अगर 4-5 मैच खेल लेगा तो, ठीक है? आउट ऑफ 200 ओवर्स उसने 10% ओवर्स भी नहीं डाले ब्रो। 13 ओवर्स सिर्फ डाले और 2 ही विकेट लिया। सुंदर का तुमने मैंने बता दिया 17 ओवर डाले। नीतीश कुमार रेड्डी ने इनफैक्ट 13 ओवर में 50 रन दिए, तो ऐसा भी नहीं हुआ है कि भाई बहुत माइजरली जा रहा है। वो रन्स भी ठीक-ठाक दे रहा है, विकेट्स बिल्कुल नहीं दे रहा और ओवर्स तो डाल ही नहीं रहा। इसके कारण क्या हो रहा है भाई, बुमराह और सिराज पे पूरा लोड है। हम पूरा टाइम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई बुमराह सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेल में आए, सिराज सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेल में आए और रन मारे। इस अरे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हमको हर्षित राणा और क्या कहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने की कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास प्लेयर्स हैं। तुम्हारे पास जडेजा है जो दिन के कंसिस्टेंटली बहुत सारे ओवर्स डाल सकता है, फटाफट डाल सकता है। तुम उसको खिला नहीं रहे हो। आकाशदीप जिसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास में खेलने का, अगर वो कंसिस्टेंटली एक जगह नहीं डालेगा तो उसको क्रिटिसाइज़ करने का सेंस भी बनता है। हर्षित राणा को क्या क्रिटिसाइज़ करूँ? और अगर एक और जो मेरा पूरा पॉइंट है, देखो भाई, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी बात बोले कि हमारी बैटिंग खराब है, हमको नीतीश राणा चाहिए, सॉरी क्या नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह चाहिए। टेस्ट मैच सिर्फ एक ही तरीके से जीता जाता है, सालों से एक ही तरीका है टेस्ट मैच जीतने का, वो है 20 विकेट लेने का। तो 11 के 11 बैट्समैन खिला लो, 11 के 11 सचिन तेंदुलकर खिला लो, फिर भी तुम कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे। देयर इज़ अ रीज़न कि समवन लाइक ऑस्ट्रेलिया, जितने भी तुम हिस्टोरिकली जितनी भी अच्छी टेस्ट टीम्स रही हैं, उसमें मिनिमम 4 अच्छे बॉलर्स थे। 4 अच्छे बॉलर्स, भले बैटिंग कोलैप्स होए तो होए, हम लोग खेलेंगे तो 4 अच्छे बॉलर्स होना, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग भले 200 रन में ऑल आउट हो रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स जाके सामने वाले को है ना 210, 220, 180 में ऑल आउट भी नहीं कर पा रहे। ना हम लोग रन्स मार पा रहे हैं, ना हम लोग विकेट्स ले पा रहे हैं। दोनों में से एक चीज़ को ठीक करना होगा। मेरे को लगता है बॉलिंग को ठीक किया जा सकता है, बैटिंग में कुछ ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है मेरे को। बॉलिंग में काफ़ी स्कोप दिख रहा है, हम लोग उस पे फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इस पे भाई एक और चीज़, क्यों गौतम गंभीर ये चीज़ कर रहा है यार? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई गौतम गंभीर अपने पूरे टाइम पे इसी चीज़ पे रोता रहता था कि भाई लोगों को चांस नहीं मिला, मेरे को चांस नहीं मिला, मैंने परफ़ॉर्म किया, मेरे को चांस नहीं मिला। गौतम गंभीर भाई अब हो रहा है यार, आकाशदीप ने परफॉर्म किया, तुम उसको चांस नहीं दे रहे हो। रशिद कृष्णा ने डोमेस्टिक में, मुकेश कुमार इतना घसाया डोमेस्टिक में, तुम उसको चांस नहीं दे रहे हो। हर्षित राणा को दे रहे हो, या हर्षित राणा क्या फॉर द फैक्ट किसी को भी दे रहे हो, कोई स्ट्रेंथ नहीं बना रहा है। तो बहुत ज्यादा लोड बुमराह और सिराज पे डाल रहे हो। भाई जो बुमराह और सिराज का जो लोड है वो मतलब थोड़े टाइम में तो हमको टीवी से फील होने लगेगा कि कितना अनबियरेबल।
क्योंकि वो लोग बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि रेस्ट खाली मिल रहा है कि हाँ, जब तक ये 2 लोग बॉलिंग डाल रहे हैं तब तक हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें विकेट तो मिलने वाली है नहीं, जो विकेट का जो भी कुछ करना है वो हमको ही करना है। ठीक है? तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है देखने पे, कि मतलब यार तुम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो सिर्फ़ अपने 2 बॉलर्स पे, उसके सिवाय उसके आस-पास तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अश्विन के लिए कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो कैसे मैनेज करोगे तुम सिर्फ 3 बॉलर से अपनी बॉलिंग लाइनअप को? भाई इनफैक्ट अश्विन को सही टाइम पे ओके। इनफैक्ट अश्विन को सही टाइम पे यूज़ भी तो नहीं किया ना भाई। तुम अश्विन को वो लोग यूज़ कब किए जब ट्रेविस हेड सेट हो चुका है, सब लोग सेट हो गए तब अश्विन को ला रहे कि भाई आके रन। उसने कल के दिन में कितना लेट आके बॉलिंग किया। अब भाई मैं मॉर्ने मोरकल के एक स्टेटमेंट में मैं चाहता हूँ कि तू बात करे कि भाई मॉर्ने मोरकल कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बहुत टफ प्लेस है और हर्षित राणा अपना सेकंड टेस्ट मैच ही खेल रहा है तो इस एक्सपीरियंस से लर्न करेगा। भाई हर्षित राणा क्यों एडिलेड या पर्थ में जाके सीख रहा है? भाई ये क्यों अगर उसको तुमको मैच प्रैक्टिस करानी थी, तो तुम बीजीटी में ले जाके मैच प्रैक्टिस थोड़ी कराओगे। तुम कम से कम ये तो सोचो कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो पहले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेल चुके हैं, जिनको हम पहले टेस्ट क्रिकेट में मौका दे चुके हैं, चाहे वो मुकेश कुमार हो, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीपक, कोई भी, वो खेले हर्षित राणा से पहले। तुमने हर्षित राणा में 9 फर्स्ट क्लास मैच ऐसा क्या देख लिया जो इन लोगों से बेहतर है? मुझे तो यही चीज़ नहीं समझ आ रही है। मेरे को एक और सवाल और भाई क्या सोच रहे होंगे कि हम क्यों नहीं खेल रहे हैं? एक और सवाल, ये जो तूने 9 मैच के बाद वो लोग ने जो चूज़ कर लिया, ये बहुत क्लियरली ये बताता है कि भाई तुम्हारा प्लानिंग कितना लेट चालू हुआ शायद बॉर्डर गावस्कर की। अगर तुमको हर्षित राणा में इतना स्किल दिखता तो हर्षित राणा ने 2022 में डेब्यू कर दिया था। तुम उसको करवाते, उसको कंसिस्टेंटली उसको रेड बॉल के गेम्स खिलवाते। इनफैक्ट अगर तुमको इस साल आईपीएल के बाद तुम्हें लगा कि हर्षित राणा में बहुत पोटेंशियल है, तो उसको तुम कंसिस्टेंटली रेड बॉल के गेम्स खिलाते। उसको तुम शायद बांग्लादेश के सामने, उसको तुम न्यूजीलैंड के सामने मैचेस अरे तो दिखाते। काउंटी खेलने दो यार तुम उसको। हाँ, उसको भेजते काउंटी के लिए। तू इंडिया ए के टूर्स में उसको भेजते हैं। तुमने उसको खिलाया ही नहीं है भाई। सेम गोज़ टू नीतीश कुमार रेड्डी भाई। नीतीश कुमार रेड्डी जैसा कि ठाकुर ने बोला ये अपने टाइम की सबसे रिसेंट टाइम की सबसे बेस्ट बैटिंग कर रहा है। अगर तुम नीतीश कुमार रेड्डी में इतना बिलीव कर रहे थे तो तुमने उसको क्यों इंडिया वगैरह के सामने मैचेस नहीं खिलाए? और फिर तुम बोलो कि ये लोग इनएक्सपीरियंस्ड है। वो तो हमको भी पता है भाई इनएक्सपीरियंस्ड है। लेकिन इनएक्सपीरियंस बंदे को आप कर क्या रहे हैं? मेरा सवाल वो है ना, जैसे कि लास्ट टेस्ट में मैंने बोला अगर देवदूत पड्डीकल अच्छा नहीं खेलेगा, तो मैं उसको कुछ बोलूँगा ही नहीं यार उसने मैचेस ही कितने खेले। ईश्वरन आके खराब खेले तो मैं एटलीस्ट कुछ बोलूँगा कि यार तेरे को एक्सपीरियंस है तो ऐसे नहीं जा सकता। तो लेकिन भाई एक और चीज़ का इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, वो है हेडेक का, ये हर जगह चल रहा है। तो मैं तुम्हें ना बहुत प्यारा-सा स्टैट दिखाता हूँ ठाकुर, ज़रा ये स्टैट देख और अ, वही कि आज भी हमारे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, ट्रेविस हेड खड़ा है आज भी। ट्रेविस हेड 2023 से लेके इंडिया के सामने 62 की एवरेज है और पूरी दुनिया के सामने 37 की एवरेज है। भाई क्या ऐसा क्यों है? मेरे क्या कारण है? तेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि इंडिया के सामने इतने रन मारता है और बाकियों के सामने नहीं मार पाता? भाई देख, मैं इसको एक लाइन में समराइज़ करना सही समझूँगा कि वो समझ गया है कि इंडिया का हर फॉर्मेट में सबसे जो मेन अटैकिंग बॉलर है वो बुमराह है, जो बॉलिंग लाइनअप है वो बुमराह पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो सिर्फ़ अगर मैं बुमराह से बच जाऊँ, बुमराह पे अटैक ना करूँ, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं इंडिया के सामने एक बड़ा स्कोर बना लूँगा ईज़िली। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो ट्रेविस हेड के साथ-साथ अब धीरे-धीरे बाकी जगह पे भी मुझे लग रहा है इस सीरीज़ में फ़ॉलो हो जाएगी, और धीरे-धीरे बुमराह का जो इम्पैक्ट है वो इस सीरीज़ में कम हो जाएगा, और हम बड़े-बड़े स्कोर्स देखेंगे यहाँ पे, जो हमने ट्रेविस हेड से देखा वो अब मेरे ख्याल से भी देखेंगे। ये कहना है यार मेरा तो। मेरा मेरा इसके अगेंस्ट में एक छोटा-सा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे को नहीं लगता कि ये कारण है कि भाई उसको ऐसा लग रहा है कि बुमराह के अलावा अगले फॉर्मेट में कोई नहीं और कोई फॉर्मेट और कोई है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एज़ अ मैनेजमेंट शायद हमको ये नहीं पता कि समवन लाइक ट्रेविस हेड जो रिवर्स यूनो कार्ड खेल देवे कि भाई तू अटैक कर और मैं तुम्हें अटैक करता हूँ। क्योंकि इस पूरी इनिंग में कितनी गजब बात हुई थी जो उसने 140 की इनिंग खेली, उसमें इतनी भयंकर बात हुई है कि भाई वो अंडर प्रेशर आया लेकिन कभी भी उसमें प्रेशर नहीं था। तो समझ रहे हो अंडर प्रेशर उसने इनिंग खेली विथआउट एक्चुअली बीइंग अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई इस टाइप का प्रेशर नहीं डाला। हम लोग कंटिन्यू एक ही चीज़ ट्राई कर रहे थे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो एज अड़ाए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो एज अड़ाए, पर भाई उसने नहीं अड़ाया। हमने उसका बाउंसर्स नहीं ट्राई किया। भाई हम मेरे को शायद गिनना पड़ेगा ये पूरे टेस्ट मैच हमने बाउंसर्स कितने डाले। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ट्रेविस हेड जैसे बंदे के साथ ना मेरे को ऐसा लग रहा है हमारी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है। और भाई एक बात तो है जब से गौतम गंभीर आया है प्लानिंग तो बहुत ही दूर चली गई है। लेकिन एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस उसके बाद अपने रैप अप करेंगे। पहले टेस्ट मैच के बाद मैं बहुत लोगों को देख रहा था इनफैक्ट अपने ने भी तो बात की थी कि बहुत लोगों को देख रहा था कि मिचेल स्टार्क जैसे बंदे को लोग ट्रोल कर रहे थे। इनफैक्ट अपने ने एक वीडियो शूट किया हुआ अभी तक लाइव नहीं हुआ है। लोग मिचेल स्टार्क को ट्रोल कर रहे थे भाई। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मतलब आज की जनरेशन या ये सब जो लोग हैं वो लोग क्या क्रिकेट देख रहे हैं भाई मिचेल स्टार्क को कैसे ट्रोल कर सकते हो भाई? मेरे को लगता है खोल के रख दिया इनफैक्ट पैट कमिंस ने भी खोल के रख दिया हमको।
भाई मैं मिचेल स्टार्क पे आता हूँ पहले। भाई मिचेल स्टार्क ना एक समझ लो कि एक ह्यूमन बीइंग्स का एक इवॉल्व्ड फॉर्म जो होता है ना, कहीं न कहीं मिचेल स्टार्क ने वो अचीव कर लिया है। क्योंकि मिचेल स्टार्क को पता है कि कब स्विच ऑन करना है, कब ओवरड्राइव में करना है, कब ऑटोमेटिक वे में उसको चलने देना है, ज़्यादा लोड अपनी बॉडी पे नहीं डालना। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको कभी ऐसा लगे कि मिचेल स्टार्क का फॉर्म खराब है या खराब चल रहा है, पिछले 1-2 साल में और आने वाले 1 डेढ़ साल, तो समझ लेना कि वो मिचेल स्टार्क जानबूझ के अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहा है, बस वो मैच फीस के लिए वो मैच खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है उस मैच से, ठीक है? जहाँ पे सिचुएशन टफ होगी, तुमको सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क ही दिखेगा, बीट एनी फॉर्मेट, ठीक है? तो ये चीज़ को जितना जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लें, जितना जल्दी ये चीज़ समझ लें, मुझे याद है यार 2023 के वर्ल्ड कप के पहले भी लोग बोल रहे थे कि 2025 में मिचेल स्टार्क ने अच्छा किया, 19 में सॉरी 15 में अच्छा किया, 2015 के वर्ल्ड कप में, 2019 के वर्ल्ड कप में अच्छा किया, लेकिन अब उसकी एज हो चुकी है, अब वो उतना अच्छा नहीं है। सिमिलरली उसके 2 प्रैक्टिस मैच बहुत खराब गए थे, इवन पाकिस्तान ने उसको प्रैक्टिस मैच में बहुत पेला था, इंडिया के सामने पहले मैच में उसका इतना अच्छा नहीं गया था। लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, हमने देख लिया मिचेल स्टार्क का एरा सर्वाइव कर लिया। भाई अभी नहीं खत्म हुआ है ये। अभी इसको थोड़ा और झेलना है। इससे एक और बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आईपीएल में। भाई हर एक बंदा उसको लपेट रहा था कि मिचेल स्टार्क पे भाई 25 करोड़ लिया है। व्हेन मैटर्ड द मोस्ट केकेआर के लिए वो बंदा ऐसे ओकेजन के लिए राइट भाई उस बंदे ने जिस तरह से ट्रेविस हेड को आउट किया था, ट्रेविस हेड ने एक अभिषेक शर्मा एक 18 साल के बच्चे को अपने से आगे कर दिया, 21 साल के बच्चे को कि भाई तू तू खेल फाइनल में। तो मेरे को नहीं भाई, जिसने भी अगर मिचेल स्टार्क को देखा है उसको आइडिया होगा, लेकिन मैं एक और बंदा, दो बंदे इनफैक्ट जॉश हेजल सॉरी स्कॉट बॉलैंड। भाई स्कॉट बॉलैंड को मैं बहुत टाइम से खेलता हुआ देखा। अगर जिन लोगों ने स्कॉट बॉलैंड को नहीं देखा है, स्कॉट बॉलैंड जहाँ लोग जॉश हेजलवुड की बात कर रहे हैं, स्कॉट बॉलैंड एक्चुअली उस टाइप का बंदा है जो बिल्कुल भी रन भाई हम मारता है भाई। स्कॉट बॉलैंड को तब से देख रहे हैं ना, जब 2014-15 की वनडे सीरीज में स्कॉट बॉलैंड इंडिया के साथ खेलता और डेथ में आके यॉर्कर डालता। उसके बाद उसका आरपीएसजी में सिलेक्शन हुआ था। भाई हम तब से देख रहे हैं स्कॉट बॉलैंड। मैं बहुत टाइम से स्कॉट बॉलैंड को देख रहा हूँ, तो भाई स्कॉट बॉलैंड एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात नहीं है कि जिस तरह से उसने आके पहली बॉल में विकेट ले रहा है, आउट कर रहा है। मैं स्कॉट बॉलैंड को यही करता हुआ देख रहा हूँ। इनफैक्ट स्कॉट बॉलैंड का जब एशेस अच्छा नहीं गया तब मैं बहुत शॉक्ड हुआ था कि भाई ये इतने रन क्यों खा रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है स्कॉट बॉलैंड में वो कमी है कि अगर उस पर रन पड़ते तो उसको शायद समझ नहीं आता क्या करना है। लेकिन पैट कमिंस अगेन पहले टेस्ट मैच के बाद लोगों ने बहुत हल्के में लिया था, और पैट कमिंस जस्ट सिंपली दिखा दिया इन एवरी टर्म्स को कितना अच्छा बॉलर है, क्यों आज के टाइम का ये को पता। सम हाँ, पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमने अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। कहीं न कहीं ये बहुत सही बात है। उन्होंने जो अपना प्लान था उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, चाहे बीट विराट कोहली के सामने हो, रोहित शर्मा के सामने हो, जायसवाल के सामने हो। इट वाज़ वेरी क्लियर। हाँ, लास्ट में वही बोलूँगा कि वो लोग एक्चुअली वो ड्राइंग टेबल पे गए, एक नया प्लान लेके आए और उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया। और कहीं न कहीं लोग बात करते हैं कि भाई पिंक बॉल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है, भाई ऐसा कुछ नहीं, कोई चिप नहीं लगा रखी है। सबको उतना ही सपोर्ट करेगा अगर अच्छे से बॉलिंग करेंगे। लेकिन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट अपने बात करते हैं कि तेरे हिसाब से नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में क्या चेंजेस होने चाहिए? सबसे पहले मैं कुछ चेंजेस की मैं अभी से बात कर देता हूँ कि पहले तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि रोहित शर्मा नेक्स्ट तीनों के 3 टेस्ट मैच ओपन करे, खत्म। भाई अच्छा खेले, बुरा खेले, तू ओपन कर, सीरीज़ खत्म होने का डिसाइड करेंगे कि रोहित शर्मा को रखना है या नहीं रखना है। सिर्फ और केएल राहुल। केएल राहुल की एक और चीज़ मैं बात कर रहा था कि भाई केएल राहुल को ये सीरीज़ दे दे दो और डिसाइड कर लो क्या करना है। क्योंकि भाई समवन लाइक सरफराज खान और ईश्वरन को वो लेवरेज नहीं मिल रहा है जो केएल राहुल को कंसिस्टेंटली मिल रहा है। लोग बात करते हैं कि उसको एक जगह पोजीशन पे नहीं, भाई बंदा 33 की एवरेज से रन मारा है यार। तुम प्लीज़ इसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना बंद करो। एज़ एन ओपनर ही उसकी 33-34 की एवरेज है। मैं बुरा मान रहा हूँ उसकी पोटेंशियल, तो ये डिसाइड कर लो। कमिंग टू मैं कुछ चीज़ों की मैं जो प्लेइंग लेवल में चेंजेस की चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आकाशदीप आ जाए, स्ट्रेट अप आकाशदीप आ जाए। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ तुम डिसाइड करो कि करना क्या है। करंटली तो मैं नीतीश कुमार रेड्डी को खेला होगा क्योंकि उसने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के साथ तुम डिसाइड करो, उससे कम्युनिकेट करो कि भाई देखो हर मैच में, हर इनिंग में 10, 15, 20 ओवर डालने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है 10-15 ओवर उसको क्यों नहीं डालने दिया जा रहा है, क्योंकि भाई रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है उसकी बॉलिंग को लेकर। और प्लस हम लोगों ने माशाल्लाह इतने रन्स भी नहीं मारे हैं कि हम लोग है ना कभी भी अपना फुट ऑफ द पेडल रखें। तो मैं चाहूँगा इस चीज़ पे जो मेन चेंजेस मैं चाहता हूँ, तो चाहता हूँ थोड़े मेंटालिटी चेंजेस आए कि हमारा बॉलिंग प्लान थोड़ा बेटर हो और उसपे एग्जीक्यूट करें। एंड लाइक्स ऑफ विराट कोहली समझे कि उसे करना क्या है, लाइक्स ऑफ जायसवाल, स्पेशली लाइक्स ऑफ गिल समझे कि उसे करना क्या है, उसका रोल क्या है। मेरे को कभी-कभी गिल को देख के समझ नहीं आता कि उसका रोल क्या है। उसको आके अटैक करना है, उसको आके रोकना है। रोल की क्लैरिटी मुझे कहीं न कहीं दिक्कत लगती है। तो मैं ये चेंजेस चाहूँगा कि रोल क्लैरिटी हो। आकाशदीप हर्षित राणा के बदले खेले, और अगर आकाशदीप खराब खेला तो कोई भी और प्रसिद्ध कृष्णा है, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर खेले। एक बहुत बड़ा है। और इनफैक्ट एक और चीज़, अगर नेक्स्ट टेस्ट में जब अगर फॉर सम रीज़न अश्विन को नहीं खिला रहे हो, जडेजा ही खेलना चाहिए। स्ट्रेट अप जडेजा नंबर 7 पे खेलना चाहिए। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम उसको खिला भी क्यों नहीं रहे हो? तो ये चेंजेस है मेरे। तेरे क्या चेंजेस हैं? मैं देख पहले स
टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करता हूँ। जो चेंजेस तूने बोले कि भाई मैं चाहता हूँ कि पहले केएल राहुल को एक रोल क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ठीक है, तेरे पास आने वाले 4-5 टेस्ट है और अब कोई भी सिचुएशन हो हम तेरे को नंबर 5-6 वाला जो स्लॉट है उसी पे खिलाएँगे। ठीक है? रोहित शर्मा ओपन करे, ये जो चीज़ें हैं ना टॉप ऑर्डर में ये क्लियर हो जाए। ठीक है? साथ ही साथ यार मैं एक चीज़ चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि लोग ये चीज़ को समझें कि हमको 4 का 5 का रन रेट नहीं मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन करने की सिचुएशन होगी तो वो बाद में मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फैक्ट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इंडिया ने 2 इनिंग्स में इतने ओवर नहीं खेले हैं जितने ऑस्ट्रेलिया ने 1 इनिंग में खेला है। ठीक है? तो तू ये चीज़ को समझ कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो बॉल्स को कंज़्यूम ही नहीं कर रहे हैं। उनके बॉलर ना टायर्ड हो रहे हैं, उनके बॉलर्स के ये सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हो रहा है कि वो थोड़ा अपनी लाइन से वेवर्ड रहे हैं। वो फ्रेश लेग्स हमेशा अटैक पे जा रहे हैं क्योंकि हम उनको डिफेंसिव तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको एक वो मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि पहले लोग बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज़्यूम करें। साथ ही साथ यार जो हमारे दो बिल्डअप में 1 मिनट, ये मेंटालिटी का इश्यू है कि स्किल का इश्यू है? कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम लोग शायद 4 या साढ़े 4 का रन रेट इसलिए टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं न कहीं पता है कि भाई 1 बॉल तो हमको आउट करने वाली है, इससे पहले जितने हो सकते हैं रन्स मार दो। वरना और क्या ना प्लान है हम देख लोग यार, मैं इस पे इतना इन डेप्थ तो नहीं बोल सकता कि ये स्किल का इश्यू है या मेंटालिटी का। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये मेंटालिटी का इश्यू है। साथ ही साथ यार मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2 लोग हैं, जो स्टार बैट्समैन हैं, हमारा रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हर बार सेम तरीके से आउट होना और कहीं न कहीं ना वो जो लैक ऑफ प्रिपरेशन है, वो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। साथ ही साथ जो बॉलिंग ऑर्डर है, उसमें मैं ये चेंजेस चाहूँगा कि स हर्षित राणा भाई मत खिलाओ प्लीज़ उसको, उसको बोलो तूने कुछ गलत नहीं किया है पर भाई अभी मत खेल, हमको सिचुएशन कुछ अलग डिमांड कर रही है, आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ। सिमिलरली अगर स्पिन डिपार्टमेंट में तुम नहीं खुश हो इवन अश्विन या सुंदर से तो कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है उनके पास लेफ्टी हैं, जो भी है तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास लेफ्टी की भरमार है, ठीक है? कैरी और हेड 2 ही हैं, तो चाहो तो तुम जडेजा को खिला सकते हो और ख्वाजा है तो ख्वाजा का तो यार अभी सोचो ख्वाजा जैसा बैट्समैन नॉन एक्जिस्टेंट लग रहा है उनकी बैटिंग में। ठीक है? तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जाडेजा को हम खिलाएँ या चलो ठीक है, वो उस समय इतना श्योर नहीं हूँ कि जो भी ये लोग डिसीज़न लें, लेकिन कहीं न कहीं यार ये जो हर्षित राणा वाला जो थर्ड सीमर का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है। आई होप आप लोगों को सही टाइम पे रिलीज़ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए कि कोई हमको 1-1 घंटा सुनता है और डिलिजेंटली सुनता है, और जितने भी तुम लोग कमेंट्स करते हो या डीएम करते हो, थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।